हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हमने कल शिक्षण के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। आज हम उसके आगे देखते हैं। हमने कल शिक्षण के प्रकार और ये सब चीज़ें देख ली थी। आज हम आते हैं, देखते हैं शिक्षण के चर क्या होते हैं। ओके, अब शिक्षण के चर क्या है कि वे तत्व जो शिक्षण के दौरान, ओके, वे तत्व जो शिक्षण के दौरान, ठीक है, तत्व या जरूरत के रूप में कार्य करते हैं। वे तत्व जो शिक्षण के दौरान तत्व या जरूरत के रूप में कार्य करते हैं और जिनसे बदलाव भी संभव हो। ठीक है, वे तत्व जो शिक्षण के दौरान तत्व या जरूरत के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है, और जिनमें बदलाव भी संभव है, उन्हें शिक्षण का चर कहते हैं। उन्हें शिक्षण का चर कहते हैं। शिक्षण का चर कहते हैं। ओके, एक शब्द, एक लाइन में समझ लेते हैं कि वे तत्व जो शिक्षण के दौरान तत्व या जरूरत के रूप में कार्य करते हैं और उनमें बदलाव भी संभव है, वो शिक्षण के चर कहलाते हैं। ठीक है, अब शिक्षा आगे देखते हैं कि शिक्षण वातावरण में कुल 3 प्रकार के शिक्षण के चर माने जाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के शिक्षण के चरों को माना गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो 3 प्रकार के शिक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये जो शिक्षण के चर हैं वो एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से शिक्षण के चर हैं। ओके, तो हम एक शिक्षा शास्त्री B.O. स्मिथ, ओके, B.O. स्मिथ, B.O. स्मिथ, इनके अनुसार शिक्षण के चर 3 माने गए हैं और जिसे हम आपको बता रहे हैं शिक्षण के चर 3 माने गए हैं। ओके, इन्होंने शिक्षण के चर 3 माने हैं। पहला माना है स्वतंत्र चर। ओके, स्वतंत्र चर। दूसरा है आश्रित चर। ओके, आश्रित चर। और तीसरा है अहस्तक्षेपी चर या मध्यस्थ चर बोलते हैं। ठीक है, मध्यस्थ चर, मध्यस्थ चर। ओके, तो जो देखिए, जो स्वतंत्र चर होता है वो शिक्षक होता है। पहले हम ये देख लेते हैं, जो स्वतंत्र चर होता है वो शिक्षक होता है और जो आश्रित चर होता है वो विद्यार्थी होता है। ओके, बालक होता है। और जो मध्यस्थ चर होता है ये हमारा होता है पाठ्य वस्तु या शिक्षण विधियाँ या पाठ्य सामग्री। ठीक है, पाठ्य वस्तु, ठीक है, या शिक्षण विधियाँ मान के चलते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियाँ। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि स्वतंत्र चर शिक्षक क्यों होता है। भाई, शिक्षण प्रक्रिया में जो शिक्षक है वो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है क्योंकि वो ये जानता है कि विद्यार्थियों के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। वो उनके अनुसार, ठीक है, स्वतंत्र होकर उनकी भलाई के लिए कार्य करता है कि वो इससे लाभान्वित हों और अधिगम करें अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गया, शिक्षक जो है स्वतंत्र चर के रूप में है। आश्रित चर विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है शिक्षक के ऊपर आश्रित रहते हैं। एक ये है कि हाँ, विद्यार्थियों की रुचि के हिसाब से उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन जो एक पाठ्यक्रम है, जो चीज़ विद्यार्थियों के लिए सही है या गलत है, ये एक शिक्षक ही जानता है। इसलिए विद्यार्थी जो है शिक्षक पर आश्रित रहता है कि वह उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि विद्यार्थी एक आश्रित चर है। ओके, फिर अगला है मध्यस्थ चर। ठीक है, मध्यस्थ चर में पाठ्य वस्तुएं और शिक्षण विधियाँ आती हैं। ये इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती हैं। ठीक है, जहाँ तक भाई शिक्षक शिक्षण विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को पढ़ाता है, पाठ्य वस्तु का प्रयोग करके उनको पढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे शिक्षण के चर, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर शिक्षक है, आश्रित चर विद्यार्थी है और मध्यस्थ चर पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधियाँ। ये याद रखिएगा, पूछता है ना कि स्वतंत्र चर कौन से होते हैं और आश्रित चर कौन से होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे। हाँ, और एक बात और इसमें पता है, जो स्मिथ हैं इन्होंने शिक्षक को कार्यवाहक चर माना है। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक एक कार्यवाहक की भूमिका निभाता है। ठीक है, कार्यवाहक चर है, याद रखिएगा इसको, कार्यवाहक चर है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं शिक्षण के चरण क्या क्या होते हैं। तो शिक्षण के चरण 3 होते हैं। ठीक है, ये भी B.O. स्मिथ ने इन्हें 3 चरण माना है। B.O. स्मिथ ने, ओके, B.O. स्मिथ ने शिक्षण के 3 चरण माने हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। तो पहला चरण है निदान, ओके,
दूसरा चरण है उपचार और तीसरा चरण है मूल्यांकन। ओके, ठीक है। देखिए B.O. स्मिथ ने शिक्षण के 3 चरण माने हैं, निदान, उपचार और मूल्यांकन। पहले निदान होता है, फिर उपचार होता है, यहाँ आते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं। ओके, तो ये हमारा A1 2 3, ठीक है, ये हो जाता है। तो देखिए निदान क्या होता है, विद्यार्थियों का जो है, ठीक है, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान जो है और ज़रूरतें और कमियों को जानना उनका निदान है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, ठीक है, कि उन्हें कितना पूर्व ज्ञान है, उनकी कमियाँ, ठीक है, उनकी कमियों को जानना, और देखिए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान, कमियों और ज़रूरतों को जानना निदान है। ठीक है, ज़रूरतों को जानना क्या है, निदान है। फिर आता है उपचार। उपचार में क्या होता है कि कमियों को सुधारने का तरीका अपनाना, ठीक है, और उसे अप्लाई करना। ठीक है, कमियों को सुधारने का तरीका अपनाना, कमियों को सुधारने का तरीका अपनाना। ओके, सुधारने का तरीका अपनाना, ये क्या है, उपचार है। पहले हम निदान करते हैं, फिर उपचार करते हैं, फिर उसके बाद आता है मूल्यांकन। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि इसमें ये जानना कि जो उपचार है वो वांछनीय परिणाम दे पाया है या नहीं दे पाया है, इसके लिए मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये देखना है कि जो उपचार है, ठीक है, उपचार है, इसने वांछनीय परिणाम दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है, वांछनीय परिणाम दिया है कि नहीं दिया है। वांछनीय परिणाम मतलब कि विद्यार्थियों का जब निदान किया गया उसके बाद उपचार किया, कि उपचार के बाद उन्हें कुछ परिणाम मिला या नहीं मिला, उपचार करने के बाद विद्यार्थियों की कमियां दूर हुई या नहीं दूर हुई। ठीक है, तो मूल्यांकन में हम ये चीज़ देखते हैं कि नहीं, ये देखना है कि उपचार की प्रक्रिया जो हुई थी बच्चे के साथ, उपचार किया गया था, उससे कुछ वांछनीय परिणाम की प्राप्ति हुई है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मूल्यांकन में देखना है। ठीक है, और इसी चीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। ओके, हम इसी चीज़ का मूल्यांकन करते हैं। एक बार हम और देख लेते हैं। शिक्षण के चर 3 होते हैं, B.O. स्मिथ ने बताया था। ओके, निदान, उपचार और मूल्यांकन। निदान में हम बच्चों के पूर्व ज्ञान को देखते हैं, कमियों को और ज़रूरतों को देखते हैं, समझते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। फिर उपचार में हम उनकी कमियों को सुधारने का तरीका अपनाते हैं। ठीक है, तरीका अपनाना, ये याद रखिएगा, तरीका अपनाते हैं। फिर मूल्यांकन में देखा जाता है कि उपचार की प्रक्रिया के दौरान जो भी कार्य किए गए हैं, जो भी सुधार किए गए हैं बच्चों के, उनसे कुछ वांछनीय परिणाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, कुछ परिणाम भी निकल के आ रहा है, कुछ सुधार हुआ है भी कि नहीं हुआ, इस चीज़ का मूल्यांकन करना मूल्यांकन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा शिक्षण के चर। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी शिक्षण प्रक्रिया कैसे बताया है। ठीक है, तो एक आया था स्टेटमेंट कि शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है या द्विमुखी प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण एक द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ओके, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, ये कहना था एडम्स का। ओके, ये कहना था एडम्स का। एडम्स ने कहा था शिक्षण एक द्विध्रुवीय या द्विमुखी प्रक्रिया है। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षण एक द्विमुखी या द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ये एडम्स ने कहा था। ठीक है, जॉन एडम्स बोलते हैं। इन्होंने मात्र शिक्षक और शिक्षार्थी को 2 ध्रुव बताए थे। उन्होंने कहा था एक ध्रुव शिक्षक है, ठीक है, एक ध्रुव शिक्षक है और एक ध्रुव शिक्षार्थी है। ओके, शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी यानी बालक। ओके, तो ये याद रखिएगा, शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, एडम्स ने कहा था, ये जरूर याद रखिएगा। इन्होंने कहा था शिक्षक और शिक्षार्थी मात्र 2 ध्रुव हैं शिक्षण प्रक्रिया के। ठीक है, फिर एक और स्टेटमेंट आया था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ओके, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ओके, या त्रिमुखी भी कह सकते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये सबसे
जो प्रचलन में रॉस ने भी कहा था ये चीज़ कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय त्रिमुखी प्रक्रिया है, लेकिन ज़्यादातर जो जॉन डीवी के शिक्षण है वो माने जाते हैं, वो पूछता है। ठीक है, जॉन डीवी ने, इन्हीं का नाम प्रचलन में है, जबकि ये रॉस ने भी कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। रॉस ने भी कहा था, ओके, रॉस ने भी कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया है। इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में क्या बताया है, इन्होंने कहा है, ठीक है। अभी हम देखते हैं किसने किसने, पहले हम जॉन डीवी को देख लेते हैं, फिर देखते हैं किसने किसने और त्रिध्रुवीय बताई है। ठीक है, अभी रॉस को हटा देते हैं, रॉस ने कहा था ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने जो जॉन डीवी ने बताया है, इन्होंने कहा है कि शिक्षण जो है, ओके, इन्होंने कहा है शिक्षण जो है, शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं, 1 2 3, ओके। शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं, शिक्षक, ओके, शिक्षक, छात्र और पाठ्य वस्तु। ठीक है, सामाजिक प्रक्रिया भी मान सकते हैं, चलो सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, पाठ्य वस्तु नहीं, सामाजिक प्रक्रिया, इसी के अंतर्गत पाठ्य वस्तु सब आ जाती है। सामाजिक प्रक्रिया माना था जॉन डीवी ने। ठीक है, तो जॉन डीवी ने शिक्षण एक त्रिध्रुवीय या त्रिमुखी प्रक्रिया है, जॉन डीवी ने कहा था। इन्होंने शिक्षण के 3 ध्रुव माने थे, शिक्षक, छात्र और सामाजिक प्रक्रिया। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ओके, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आते भी हैं, पूछता भी है। अब हम देखते हैं, रॉस ने भी कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ओके, और बीएस ब्लूम ने भी कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो अब देखते हैं बीएस ब्लूम ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था, बीएस ब्लूम ने भी कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया है ब्लूम ने भी, हाँ, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, ये बीएस ब्लूम ने भी बताया है, ओके, ये भी याद रखिएगा। और रॉस ने भी बताया है, रॉस को हमने आपको कई बार बोल दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था, तो इन्होंने कुछ 3 अलग टाइप बताए हैं, वो हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है 3 पोल बनाया, ओके, 3 पोल हो गया, 1 2 3। तो जो है इन्होंने कहा है कि एक शिक्षण का उद्देश्य होता है, ओके, शिक्षण का उद्देश्य होता है। ठीक है, हमारा एक ये हो गया। फिर उन्होंने कहा है कि सीखने का अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। दूसरे में इन्होंने कहा है कि सीखने का अनुभव और ये व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, इनके अनुसार जो है, बीएस ब्लूम के अनुसार जो इन्होंने बताई है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, तो इन्होंने पहले क्या बताया है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, सीखने का अनुभव क्या होगा और व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, तो ये 3 बताएं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कभी भी पूछ सकता है इसको, ओके। अब हम देखते हैं आगे। ठीक है, और ये भी लिख लीजिए कि रॉस ने भी बताया था त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, याद, रॉस ने भी कहा था कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। चलिए, ये हो गया। अब हम देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो शिक्षण की अवस्थाएं अगर हम कहें तो टालमैन ने कहा है, ठीक है, टालमैन ने कहा शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। टालमैन के अनुसार शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं, ओके। टालमैन ने 3 अवस्थाएं मानी है। पहली अवस्था है, ठीक है, पहली अवस्था इन्होंने कहा है कि शिक्षण पूर्व अवस्था, ओके, शिक्षण पूर्व अवस्था बताई है पहली अवस्था इन्होंने। ठीक है, दूसरी बताई है अंतःक्रियात्मक अवस्था, ओके, दूसरी है अंतःक्रियात्मक अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था। और जो तीसरी और अंतिम बताई है, इन्होंने कहा है कि उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, उत्तर अंतः क्रियात्मक अवस्था, ओके। ये नाम याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो भी चल रहे हैं इस समय, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, नहीं तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इन्होंने 3 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई, शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था और उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था, ओके। जो शिक्षण पूर्व अवस्था है, इसमें क्या होता है कि इनके विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानते हैं, ओके, पूर्व ज्ञान को जानते हैं। ठीक है, पूर्व ज्ञान को जानना,
याद रखिएगा, पूर्व ज्ञान को जानना। ठीक है, फिर अगला है अंतःक्रियात्मक अवस्था। अंतःक्रियात्मक यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया करना। ओके, क्रिया प्रतिक्रिया करना, ये हो गई अंतःक्रियात्मक अवस्था, क्रिया प्रतिक्रिया करना। ओके, फिर अगला है उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जब ये सारी चीज़ें पूर्व ज्ञान को जान लिया, क्रिया प्रतिक्रिया कर लिया, उसके बाद उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, मूल्यांकन करते हैं। ओके, मूल्यांकन। ओके, ये नाम समझ में आ गया। ओके, अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि शिक्षण पूर्व अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आता है, अंतःक्रियात्मक अवस्था और उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्या क्या आएगा। हम इसको थोड़ा डिटेल में जान के फिर आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं डिटेल में कि जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि शिक्षण की अवस्थाएं टालमैन ने 3 बताए। टालमैन के अकॉर्डिंग हम ये पढ़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षण पूर्व अवस्था, ठीक है, शिक्षण पूर्व अवस्था यानी पूर्व ज्ञान को जानना तो बता ही दिया था। फिर इसमें है कि विद्यार्थियों को अधिगम हेतु तैयार करना, कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए तैयार करना। फिर अगला है विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना। जो भी आप विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं पहले उसके प्रति रुचि उत्पन्न करें, तभी विद्यार्थी सीखेगा। ठीक है, तो उसके प्रति रुचि उत्पन्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना। ओके, उचित जो भी उचित शिक्षण विधि हो उसका प्रयोग करना जिससे विद्यार्थी सीख सकें, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना। ओके, फिर है पाठ्य योजना आदि बना। अगर आप पाठ्य योजना लेसन प्लान बना लेते हैं तो आपका नियोजित रहता है कि हमें पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, क्या हमें TLM यूज करना है, क्या शिक्षण विधियाँ यूज करनी है। तो पाठ्य योजना से किसी भी क्लास को पढ़ाने में आसानी हो जाती है। तो हम एक बार और देख लेते हैं। शिक्षण पूर्व अवस्था, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अधिगम हेतु तैयार करना, विषय वस्तु के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना और पाठ्य योजना आदि बनाना जिससे सटीकता से अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ा सकें। फिर अगला आता है अंतःक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अंतःक्रियात्मक अवस्था। अंतःक्रियात्मक अवस्था में क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया और अंतःक्रिया हमने देखा था। क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि हम कोई चीज़ क्रिया करेंगे, उधर से उसका भी प्रतिक्रिया है, यानी कि हमने छात्र से कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर दे रहा है, तो एक क्रिया प्रतिक्रिया हो गया। ओके, तो इससे छात्र शिक्षक आपस में अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। जब ये क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो जो है छात्र शिक्षक ऐसे करते हैं तो इससे ज्ञान का निर्माण होता है। ओके, ज्ञान का निर्माण होता है इससे। ठीक है, ये आ गया समझ में। फिर अगला है उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। ओके, उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था लास्ट में है मूल्यांकन करना। ओके, मूल्यांकन करना। ठीक है, इससे क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करना, तभी हम किसी मूल्यांकन तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करके ही मूल्यांकन तक पहुंच पाएंगे। जैसे शिक्षण पूर्व अवस्था हमने ये देखा कि शिक्षण को पहले से ही आता क्या है, उसे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, यानी कि रणनीति तैयार किया एक हिसाब से। फिर अगला है अंतःक्रियात्मक अवस्था। हमने देखा कि अगर जो भी जैसे भी हमने पढ़ाया बच्चा क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दोनों का हमने छात्र और शिक्षक से क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण हुआ। फिर उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था में मूल्यांकन किया जाता है कि आखिर बच्चे ने सीखा क्या है इन दोनों से। ठीक है, इसी शैक्षिक उद्देश्यों की जानकारी प्राप्त करता है और मूल्यांकन करता है। तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टालमैन ने 3 प्रकार की शिक्षण की अवस्थाएं बताई थी, शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था और उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि शिक्षण के बिंदु क्या क्या होते हैं। बिंदु देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जो शिक्षण के बिंदु हैं 4 बिंदु होते हैं। ओके, शिक्षण के 4 बिंदु होते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है अनुबंधन यानी कंडीशनिंग। ओके, पहला हो गया अनुबंधन, दूसरा हो गया अनुदेशन। ठीक है, अनुदेशन। तीसरा हो गया प्रशिक्षण और चौथा हो गया, ठीक है, और चौथा हो गया मतारोपण। ये शिक्षण के 4 बिंदु हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, कि ऑप्शन 3 दे देगा और एक अलग कोई दे देगा कि इसमें से कौन सा अनुदेशन है, शिक्षण के बिंदु है या नहीं है। तो अनुबंधन को हम कंडीशनिंग बोलते हैं, अनुदेशन को क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, प्रशिक्षण को ट्रेनिंग बोलते हैं और मतारोपण को बोलते हैं इंडोट्रिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो अनुबंधन, अनुदेशन,
प्रशिक्षण और मतारोपण ये शिक्षण के 4 बिंदु हो गए, याद रखिएगा। ये 3 ऑप्शन में देख के एक अलग देख के पूछ लेता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला है शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप के कारक हो जाएंगे। तो पहले हमारे पर्सनल कारक हो जाते हैं, व्यक्तिगत कारक हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे बौद्धिक कारक हो जाते हैं और तीसरे हो जाते हैं जो हमारे साइकोलॉजिकल कारक, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं। तो अगर जो पारिवारिक परिस्थितियाँ जो है, पारिवारिक परिस्थितियाँ भी होती हैं जो प्रभावित करती हैं शिक्षण को। पारिवारिक परिस्थितियाँ, ओके। पारिवारिक परिस्थितियाँ बहुत तरीके से शिक्षण को प्रभावित करती हैं। अगर परिवार की स्थिति सही नहीं है तो टेंशन रहती है, ठीक है, उसमें शिक्षण प्रभावित होता है, ठीक है। तो और है विद्यालय की भी परिस्थितियाँ और छात्रों की संख्या, और भी विद्यालय की परिस्थितियाँ भी बहुत हद तक निर्भर करता है। विद्यालय की परिस्थितियाँ, विद्यालय की परिस्थितियाँ, और हो गया अगला छात्रों की संख्या। अब देखते हैं हम कि देखिए पारिवारिक परिस्थितियाँ, विद्यालयों की परिस्थितियाँ और छात्रों की संख्या, ये तीनों बौद्धिक कारक व्यक्तिगत कारक हैं, ओके। व्यक्तिगत कारक हैं। किसके? शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में व्यक्तिगत कारक हैं कि अगर पारिवारिक स्थितियाँ नहीं सही है तो भी शिक्षण प्रभावित होगा, विद्यालय की परिस्थितियाँ नहीं सही है तो भी शिक्षण प्रभावित होगा, विद्यालय में अलग ही अगर माहौल चल रहा हो तो, अगर छात्रों की संख्या में कमी है तो भी शिक्षण प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये हमारे व्यक्तिगत कारक हो गए। अब अगला हम देखते हैं, ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्लासरूम मैनेजमेंट जो होता है ये भी बहुत हद तक शिक्षण पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं अच्छा है तो शिक्षण प्रभावित होगा। और क्या है? सब्जेक्ट एक्सपोर्ट, ये हमारे हो गए बौद्धिक कारक, ओके। बौद्धिक कारक, देखिए बौद्धिक कारक में क्या है, अगर क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं अच्छा है तो पहले ही दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है क्लासरूम में पहुंचने से पहले, तो बौद्धिक कारक हो गई है शिक्षण को प्रभावित करने वाले, और सब्जेक्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारा पहले हम दोनों को देख लेते हैं, फिर हम तीसरा साइकोलॉजिकल कारक देखते हैं इसी को मिटा के। पारिवारिक परिस्थितियाँ, विद्यालय की परिस्थितियाँ और छात्रों की संख्या, ये व्यक्तिगत कारक है। क्लासरूम मैनेजमेंट और सब्जेक्ट एक्सपोर्ट, ये है बौद्धिक कारक। और अगला हमारा आता है साइकोलॉजिकल कारक, ओके। ये साइकोलॉजिकल कारक कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। तो ये है अभिक्षमता, ओके, अभिरुचि, ठीक है, अभिक्षमता, अभिरुचि और अभिवृत्ति, ओके। ये तीनों क्या हैं? साइकोलॉजिकल कारक है, साइकोलॉजिकल कारक। क्योंकि अभिक्षमता से भी शिक्षण प्रभावित होता है, अगर बच्चे रुचि नहीं लेंगे तो भी प्रभावित होगा, और अभिवृत्ति से भी, ठीक है। अब हम तीनों को एक साथ लिख देते हैं, इसे समझ लीजिएगा। अब तीनों कारक अगर सीधा सीधा पूछा जाए शिक्षण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से कारक कौन कौन से हैं, तो हम 3 प्रकार के बता सकते हैं: व्यक्तिगत कारक, बौद्धिक कारक और साइकोलॉजिकल कारक। व्यक्तिगत कारक, बौद्धिक कारक, और साइकोलॉजिकल कारक। ओके, तो ये हो गया आपका शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हमारी ये हो गई आज की क्लास ख़त्म। पिछले भी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, सब इंपॉर्टेंट ही है। तो अच्छे से पढ़िए, नोट्स भी बनाते रहिए साथ में, नोट्स नहीं बनाएंगे तो भूल जाएंगे। और ये एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें, उससे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। जीवन कौशल कंप्लीट हो गया है, वो देख लीजिएगा, बस उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं। आपकी और भी क्लासेज चल रही हैं तो प्लीज़ चैनल पे जाएं और सारी क्लासेज लें। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, यूपी स्पेशल, स्ट्रेटेजी के सारी चीज़ें चल रही हैं, देखिए आराम से, ठीक है। तो
अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो प्लीज़ शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।